गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और हमारे इस महाविद्यालय के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियोज़ है वो मिलते रहे। मैं देख रहा हूं अपने वीडियो है इनके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ये आप इनको देखते रहो, इनको ध्यान से है वो रोज़ाना थोड़े थोड़े अध्ययन करते रहो ताकि आपके ये जो राजनीतिक सिद्धांत की बुक है थोड़ी कठिन होती है ये तो आपके समझ में आ जाए। बार बार आप देखोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगी। हम आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म पढ़ रहे हैं। आज हम राजनीति में आदर्शवाद की जो ये परंपरा है ये किस प्रकार या कब से शुरू हुई इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन जब पास आते राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु ईसा पूर्व से बात करते हैं तो उस समय भी वे आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवादी परंपरा का एक लंबा इतिहास है परंतु इसकी जो श्रृंखला है वो निरंतर नहीं है, कहीं क्या है अलग अलग है, टूटी हुई है। साधारणतः ये स्वीकार किया जाता है कि आदर्शवादी विचारधारा के जो तत्व है सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु। सर्वप्रथम जो आदर्शवादी विचारधारा है इसके जो तत्व है, इसके जो विषय वस्तु है, ये प्लेटो और अरस्तु जो कहाँ के थे, यूनानी दार्शनिक थे, इनके विचारों में देखने को मिलती है। आदर्शवाद की जो शुरुआत हम देखेंगे तो प्लेटो और अरस्तु दोनों कहाँ के हैं, पाश्चात्य राजनीतिक जगत के दो बहुत बड़े विद्वान हैं और इनके विचारों में इनकी जो रचना की गई है, इन्होंने जो बुक्स लिखी है उनमें आपको आदर्शवादी विचार है वो देखने को मिल जाएंगे। प्लेटो की जो रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि राज्य को स्वाभाविक, और ये दोनों ही विचारक राज्य को आदर्शवादी विचारक है और ये राज्य को क्या मानते हैं, स्वाभाविक संस्था मानते हैं। ये दोनों ही मानते हैं कि राज्य होना आवश्यक है, अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ये राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं, वे राज्य को सब कुछ मानते हैं और ये राज्य को ही सब कुछ मानते हैं। इसीलिए प्लेटो को कभी कभी क्या कहते हैं, फांसीवादी विचारक भी कहते हैं, क्योंकि फांसीवादी कहते हैं फांसीवाद का जनक कौन था, इटली का मुसोलिनी था। आपने सीनियर क्लास में पढ़ा भी है। फांसीवादी जो विचारधारा कहाँ हुई थी, इटली में, और इटली का कौन था, मुसोलिनी था। इसने फांसीवाद का इसको जनक कहते हैं, या फांसीवाद की इसने शुरुआत की थी। तो फांसीवादी विचारधारा कहने का मतलब है सब कुछ राज्य के भीतर ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। ये किसकी विचारधारा थी, मुसोलिनी की, जो किसका जनक था, फांसीवाद का। तो प्लेटो के विचारों में भी हमारे को फांसीवादी जो दर्शन है वो देखने को मिलता है। और वो किस प्रकार मिलता है कि प्लेटो और अरस्तु ये भी राज्य को सब कुछ मानते हैं। सब कुछ किसको मानते हैं, राज्य को ही सब कुछ मानते हैं। और फांसीवादी विचारधारा में सब कुछ राज्य ही है, राज्य के बाहर कुछ भी राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। जो बात राज्य आपको बोलता है वैसा आपको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक संस्था मानते हैं। प्लेटो ने राज्य को मानव प्रकृति के अनुरूप तथा मानव मस्तिष्क से उत्पन्न माना। प्लेटो ने राज्य को क्या माना, प्लेटो ने राज्य को मानव जो प्रकृति है इसके अनुरूप माना और मानव मस्तिष्क की उपज माना। राज्य को क्या माना, मानव जो मस्तिष्क है उसकी उपज माना। किसने, प्लेटो ने। जिस प्रकार मनुष्य के अंतरंग में तीन मुख्य प्रवृत्तियां रहती है, बुद्धि है, उत्साह है और वासना है। बुद्धि, उत्साह या शौर्य, वासना या तृष्णा, ये मनुष्य के मन में क्या रहती है। मनुष्य की जो ये तीन मुख्य प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य बुद्धि होती है, उत्साह या शौर्य होता है, वासना होती है। उसी के आधार पर प्लेटो ने क्या किया था, दार्शनिक इसने तीन भागों में बांट दिया। ये बुद्धि जो वर्ग होंगे वो दार्शनिक होंगे, ये राज्य का संचालन करेंगे। ये जिसमें शौर्य और उत्साह होगा वो क्या होंगे, सैनिक होंगे। और ये जो वासना और तृष्णा का, ये मतलब इसमें आत्मा के ये तीन गुण मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि,
उत्साह या शौर्य, वासना या तृष्णा, ये तीन प्रमुख क्या पाए जाते हैं? आत्मा के गुण पाए जाते हैं। ये प्रधान है। इसमें से जिस गुण की प्रधानता होगी उस व्यक्ति में उसी गुण के भाव ज़्यादा आएंगे। तो जो बुद्धि, अगर जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता अधिक है तो वो क्या होगा? दार्शनिक होगा। जिसमें उत्साह या शौर्य की अधिक होगा तो वो सैनिक होगा। और जिसमें वासना या तृष्णा की प्रधान गुण पाया जाएगा वो क्या होगा? उत्पादक वर्ग होगा। वो क्या होगा? ये समाज के इसने तीन वर्ग बताए। अपना प्राचीन जो भारतीय समाज है उसमें हम क्या कितने वर्ण मानते थे? 4 मानते थे। कितने वर्ण मानते थे? 4। जिस प्रकार से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। प्लेटो के मतानुसार राज्य की जो आत्मा है, आत्मा की जो छाया है, यही है। अरस्तु ने मनुष्य को ये क्या कहा है? और अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा है? सामाजिक प्राणी का है। या अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा है? राजनीतिक प्राणी का है। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी का है या अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा है? राजनीतिक प्राणी का है। अरस्तु ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य अगर समाज में नहीं रहता है तो वह या तो देवता है या क्या है? पशु है। अगर मनुष्य है तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? समाज में रहना पड़ेगा। ऐसी बात कौन करता है? अरस्तु कहता है। और यही जो सिद्धांत है वो आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत बन गए। यही सिद्धांत आगे जाकर प्लेटो और अरस्तु के जो सिद्धांत है ये आगे चलकर आदर्शवादी जो सिद्धांत है इसके क्या बन गए? आधारभूत सिद्धांत या मूल सिद्धांत या नींव बन गए। इस बात को हमारे को ध्यान रखना है। राज्य मनुष्य जीवन के विकास के लिए एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य वो मनुष्य है, मानव है, नागरिक है। ये किस में निवास करता है? राज्य में। और उसका विकास भी कहाँ होता है? राज्य में। तो ये दोनों ही राज्य को स्वाभाविक या आवश्यक संस्था मानते हैं। अगर मनुष्य का विकास करना है, मनुष्य के सभी पक्षों का विकास करना है तो उसके लिए राज्य नामक जो संस्था वो इन्हों ये क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य का क्या नहीं हो पाएगा? विकास नहीं हो पाएगा। राज्य से पृथक रहकर विकास करने की बात या तो देवता सोच सकते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य से पृथक या अलग रहकर अपने विकास की बात मनुष्य तो नहीं सोच सकता। वो या तो पशु है या क्या है? देवता है। जो ये बात सोच सकता है, इस बात का विचार कर सकता है कि मेरा विकास हो सकता है। बाकी मनुष्य का विकास तो किस में होगा? राज्य नामक संस्था में ही मनुष्य का क्या होगा? विकास होगा। मनुष्य के लिए अरस्तु कहता है कि मनुष्य के लिए इस प्रकार की कल्पना करना क्या है? असंभव प्रतीत होता है। मनुष्य इस प्रकार की कल्पना है वो नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही जो विचारक है, और यहीं से आदर्शवाद की जो राजनीति में आदर्शवाद की परंपरा क्या हो गई? विकसित हो गई। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन की आवश्यकताओं से मानता है। अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति है। राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसका विकास हुआ है? राज्य का। अरस्तु कहता है कि अगर मनुष्य के सभी पक्षों का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, मनुष्य का विकास करना है तो उसके लिए क्या है? राज्य नामक संस्था होना जरूरी है। नहीं तो अगर राज्य नहीं है तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। वह राज्य की उपयोगिता मानव जीवन के नैतिक विकास के, और यही कहता है कि अगर मनुष्य के नैतिक पक्षों का या उसके नैतिक जो मनुष्य का नैतिक है उसका अगर विकास करना है तो उसके लिए राज्य नामक संस्था का होना क्या है? आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार सच्चा राज्य एक सद्गुण संपन्न जीवन की, अरस्तु कहता है कि सच्चा राज्य वो है जहाँ पर सद्गुण संपन्न, सच्चा राज्य वो है जहाँ पर क्या है? सद्गुण संपन्न जीवन की साझेदारी है। मतलब अपने जो नागरिक है उनका नैतिक रूप से वो क्या करेगा? विकास करेगा। वही सच्चा राज्य है। 17वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में एक बार पुनः यूनानी दर्शन के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई और टॉमस मूर ने, एक राजनीतिक विचारक है टॉमस मूर, ये पुनर्जागरण काल के समय की घटना है, 17वीं शताब्दी की। टॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर, प्लेटो का जो आदर्शवादी राज्य है इससे प्रभावित कौन हुआ? टॉमस मूर। और एक बुक लिखी जिसका नाम था यूटोपिया।
तो ध्यान रखना है टॉमस मूर की रचना का या कृति का नाम क्या है, तो क्या नाम है, यूटोपिया है या यूटोपिया है। वो किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, टॉमस मूर की है। और इसमें क्या है, इसमें टॉमस मूर ने जो यूटोपिया नाम की रचना है, यूटोपिया का मतलब कल्पना ही होता है, कल्पना, कल्पनावाद इसका हिंदी अर्थ। तो टॉमस मूर ने यहाँ पर आदर्शवादी विचारक प्लेटो से प्रभावित होकर क्या की थी, अपनी इस बुक की क्या की थी, रचना की थी, किसकी, यूटोपिया की। तो इस बात का ध्यान रखना है। टॉमस मूर है ये किसके विचारों से प्रभावित थे, तो प्लेटो के जो आदर्शवादी विचार है इनसे टॉमस मूर क्या थे, प्रभावित थे। और टॉमस मूर ने कौन से ग्रंथ की या कौन सी बुक की रचना की, तो किसकी की थी, यूटोपिया की। इस बात की ध्यान रखना है। आगे चलकर आधुनिक युग में रूसो के विचारों से भी आगे हम चलते हैं, रूसो को पढ़ते हैं। रूसो है इसके विचारों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे को जो आदर्शवाद है या जो आदर्शवादी विचार है, आदर्शवादी दृष्टिकोण है, ये रूसो के विचारों में भी देखने को मिलता है। या रूसो के विचारों में भी आदर्शवाद का क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ। रूसो के विचारों में भी आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है इसका वापिस है वो इसका विकास हुआ। रूसो का जो सामान्य इच्छा का रूसो ने एक सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपनी बुक में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था रूसो ने। और इसमें आधुनिक, और इस रूसो ने जो अपने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था और इसी में इसने आधुनिक आदर्शवाद की, आधुनिक आदर्शवाद है इसकी आधारशिला रखी। तो रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में ही आधुनिक आदर्शवाद है इसकी आधारशिला है वो देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, आधुनिक जो आदर्शवाद है इसकी आधारशिला किसने रखी, तो किसने रखी, रूसो ने। और अपने कौन सा सिद्धांत है ये, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का मतलब होता है जन सहमति, उस राज्य में निवास करने वाली जनता है उसका विचार क्या है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसने राज्य की जो प्रकृति है वो अव्ययात्मक मतलब ऑर्गेनिक, रूसो ने राज्य की प्रकृति क्या बताई है, आंगिक, मतलब उसने राज्य को एक संपूर्ण शरीर माना है, राज्य को क्या माना है, एक संपूर्ण शरीर माना है। और बाकी वो क्या है, उसके अंग है, तो पूर्णता आंगिक माना है। व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता, और रूसो ने कहा राज्य को एक अंग मानते हुए कहा कि भाई अपन सभी उसके क्या है, पार्ट है, राज्य एक संपूर्ण शरीर है, तो अपन राज्य में निवास कर ही अपने क्या कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कहाँ रहकर कर सकता है, राज्य में रहकर ही कर सकता है। और ये बात आधुनिक समय में कौन कहता है, रूसो कहता है, जो कहाँ का था, फ्रांस का नागरिक था, जन्म इसका स्विट्जरलैंड में हुआ था। और अपने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है इसके माध्यम से इन्होंने आधुनिक जो आदर्शवाद है इसकी क्या रखी थी, आधारशिला रखी थी या नींव रखी थी। और ये यही बताता है राज्य को आंगिक ऑर्गेनिक मानता है और राज्य में ही व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है या पूर्णता हासिल कर सकता है। और रूसो के विचारों का, जो रूसो के विचार थे इसका सर्वाधिक प्रभाव है किस पर पड़ा था, जर्मनी के जो विचारक है, जर्मनी के जो लेखक है, पूछ ले क्वेश्चन कि रूसो के जो ये विचार है, रूसो के ये जो विचार सामान्य इच्छा का था, सिद्धांत था, इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, जर्मनी के जो लेखक थे उस पर रूसो का सर्वाधिक क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। इस बात का ध्यान रखना है। ये जर्मनी के प्रमुख विचारक थे, इमैनुएल कांट है, फिक्टे हैं, कांट है, फिक्टे हैं, नीत्शे है, बर्नार्ड बोसंके है। ये जर्मनी के प्रमुख विचारक है जिन पर रूसो के जो ये आधुनिक आदर्शवाद का जो विचार है सामान्य इच्छा का, इसका इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और ये विचारक कहाँ के थे, जर्मनी के। कौन कौन, इमैनुएल कांट, फिक्टे, नीत्शे और बर्नार्ड बोसंके, इनका ध्यान रखना है। और हिगल भी था, इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और ये इनके विचारों से प्रभावित होकर आगे चलकर इन्होंने राजनीति में क्या दिया था, आदर्शवाद का सिद्धांत आधुनिक समय में दिया था। किसने, कांट ने, फिक्टे ने, नीत्शे ने, बर्नार्ड बोसंके ने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, फ्रेडरिक हिगल। इस बात का ध्यान रखना है। कांट ने अपनी रचनाओं में लिखा कि राज्य एक विशाल विश्व चेतना की अभिव्यक्ति है और व्यक्ति तथा राज्य इसी चेतना के क्या है, अंश है। कांट ने लिखा है, अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य
एक विशाल विश्व चेतना की, राज्य कांट ने कहा कि राज्य एक विशाल विश्व चेतना की क्या है, अभिव्यक्ति है। राज्य एक विशाल विश्व चेतना इसकी क्या है, अभिव्यक्ति है। और व्यक्ति तथा राज्य, व्यक्ति और राज्य वो भी क्या है, इसी चेतना के अंश है। तो ये किसके विचारों से प्रभावित हुआ था, रूसो के सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है इससे प्रभावित हुआ था। 1813 में प्रकाशित पुस्तक राज्य शास्त्र पुस्तक में फिक्टे ने राज्य को सर्वोपरि संस्था घोषित कर दिया था। 1813 में फिक्टे ने एक बुक लिखी थी, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, राज्य शास्त्र। 1813 में बुक कब लिखी थी, 1813 में किसने लिखी थी, फिक्टे ने लिखी थी। 1813 में फिक्टे ने एक बुक लिखी थी राज्य शास्त्र, जिसमें उसने राज्य को सर्वोपरि, राज्य को क्या कर दिया, सर्वोपरि संस्था घोषित कर दिया। कब, 1813 में। किसने लिखी थी, फिक्टे ने लिखी थी। बुक का नाम क्या था, राज्य शास्त्र। कब लिखी थी, 1813 में। कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। तो इसको राज्य को क्या कर दिया, सर्वोपरि संस्था घोषित कर दिया। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति तो क्या है, एकमात्र साधन है, व्यक्ति सिर्फ क्या है, साधन है। तो हमने जो आदर्शवाद की परंपरा है इसके बारे में अध्ययन करें, किस प्रकार से आया। और हीगल ने तो राज्य है वो क्या कहा कि राज्य विश्वात्मक, राज्य है वो विश्व आत्मा के विकास की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। हीगल ने कहा राज्य जो विश्व आत्मा है उसकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ क्या है, रचना है। किसने कहा, हीगल ने कहा। फ्रेडरिक हीगल ने कहा कि राज्य विश्व आत्मा की सर्वश्रेष्ठ क्या है, विकास की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अतः व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता राज्य के सदस्य होने में है, राज्य से पृथक अथवा बाहर होकर उसका अस्तित्व नहीं रहता। ये बात किसने की है, हीगल ने कही है। हीगल ने कहा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण ही है। हीगल ने कहा कि पृथ्वी पर राज्य है वो क्या है, राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये प्रमुख कोटेशन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसका है, तो किसका है, ये हीगल का है। और हीगल कहाँ के थे, जर्मनी के थे, फ्रेडरिक हीगल। और इन्होंने कहा था कि इन्होंने राज्य को विश्व आत्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना। किसको, राज्य को। हीगल ने राज्य को विश्व आत्मा जो विश्व है इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है वो क्या है, ईश्वर ने किसको बनाया है, तो राज्य को बनाया है। और इन्होंने राज्य को पृथ्वी पर किसका माना है, ईश्वर की आत्मा या ईश्वर का क्या माना है, अवतरण माना है। किसने, हीगल ने। तो इस बात का ध्यान रखना है, हीगल है, इन्होंने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण बतलाया। किसको, राज्य के लिए। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण किसने बताया, हीगल ने। किसको, राज्य को। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति है वो किसके लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। इस बात का ध्यान रखना है, व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि व्यक्ति है वो, व्यक्ति राज्य के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। व्यक्ति है वो राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। किसने कहा, हीगल ने कहा। और हीगल के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा, रूसो का प्रभाव पड़ा। रूसो के जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है इससे आधुनिक जो आदर्शवाद है इसकी नींव लगी। और हीगल ने आगे चलकर राज्य को क्या माना, जो विश्व, पूरे विश्व है इसकी श्रेष्ठ कृति किसको माना, राज्य को माना। और उन्होंने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की आत्मा है। किसने कहा, हीगल ने। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति राज्य के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए, न कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये बात किसने कही, हीगल ने कही। तो इस जो हमारी कक्षा क्लास थी इसमें हमने राजनीति में जो आदर्शवाद की परंपरा है इसके बारे में अध्ययन किया। आगे हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।